एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो भारत और फ्रांस की नेवी के बीच में जो वरुणा एक्सरसाइज चल रही है उस क्षेत्र से निकलकर सामने आ रही है। 9 मई को इस एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया और आगे भी अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि इसका जो एंडिंग है वो जिबूती आइलैंड में होगा। यह जो 9 मई में एक्सरसाइज हुई वो अरेबियन सी में हुई और कर्नाटका की कोस्ट में हुई, जिसमें कि 8 फ्रेंच राफेल ने भाग लिया और भारत की तरफ से 8 MiG-29 ने भाग लिया। इसमें एक्सरसाइज में दो सिंपल सी चीजें हुई। हम फ्रेंच नेवी के साथ किस प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं, इन चीजों पर काम किया गया और एंटी सबमरीन वॉरफेयर पे भी काम किया गया। सबसे पहले 4 राफेल और 4 MiG-29 की टीम बनाई गई, जिसमें कि इनको स्ट्राइक करना था कर्नाटका की कोस्ट पे स्थित एक आइलैंड पे, और इसी आइलैंड को बचाने के लिए एक टीम बनाई गई जिसमें कि 4 राफेल और 4 MiG-29 का इस्तेमाल किया गया। और इन एयरक्राफ्टों के साथ साथ अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम वाले एयरक्राफ्टों ने भाग लिया। भारत की तरफ से भी इस प्रकार के एयरक्राफ्ट गए और फ्रांस की तरफ से भी इस प्रकार के एयरक्राफ्ट गए, जो कि इन 8 एयरक्राफ्टों के पीछे चल रहे थे। इंडियन नेवी ने जो एक्सरसाइज की डिटेल है उसको साझा नहीं किया, पर उन्होंने ये जरूर बताया कि हमारे जो MiG-29 थे उन्होंने राफेल एयरक्राफ्टों को 60 किलोमीटर की दूरी से ही डिटेक्ट कर लिया। असल में यह एक्सरसाइज जो स्ट्राइक टीम थी और डिफेंडिंग टीम थी, इन दोनों के ही बीच में बियॉन्ड विजुअल रेंज पर ही हुई, जो कि 60 से 80 किलोमीटर की दूरी पर दोनों ही एयरक्राफ्टों ने आपस में एक दूसरे को डिटेक्ट किया और न्यूट्रलाइज करने की एक प्रैक्टिस की। तो यहाँ पर 2 लेवल पे कम्युनिकेशन देखने को मिला, जो हमारी इंडियन नेवी की जो एविएशन कोर है उनके द्वारा जो फ्रेंच नेवी के एयरक्राफ्ट के पायलट थे उनके साथ किस प्रकार से कम्युनिकेशन करना है यह सीखा गया, क्योंकि दोनों ही देशों के द्वारा अलग अलग कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल किए जा रहे थे। इसलिए एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने रेडियो का सहारा ही लिया, और साथ ही भारत की तरफ से जो एयरक्राफ्ट कैरियर और फ्रांस की तरफ से जो एयरक्राफ्ट कैरियर थे उन दोनों के बीच में भी कम्युनिकेशन हुआ और यह भी रेडियो के माध्यम से ही किया गया। तो यदि ऐसी कोई संभावना हो जाए जहां पर हमें फ्रांस की नेवी के साथ मिलकर काम करना पड़े तो अब वो ज्यादा आसान होगा बजाय कि पहले के। अगली खबर हमारी पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के द्वारा 2 महीनों में कई टेररिस्ट कैंपों को बंद किया गया है, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में थे और LOC के बिल्कुल नजदीक से, जिनके कारण 2 महीनों में कोई भी इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई है, यानी कि घुसपैठ नहीं हुई है। जो आतंकवादी भारत में घुस चुके हैं उनके द्वारा ही आतंक मचाया जा रहा है। POK से कोई भी नया आतंकवादी भारत प्रवेश नहीं कर पाया है। खबरों का माने तो यह इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान इस चीज से डरा हुआ है कि कोई और बालाकोट जैसा स्ट्राइक भारत न कर दे। इसके लिए टेम्पोरली यह सब चीज बंद की गई है। यह भी खबर में निकल कर आया है कि टेम्पोरली ही इसको बंद किया गया है, बाद में इसको शायद चालू किया जा सके। पर एक और चीज जो बहुत मेन मुद्दे वाली बात है, FATF के अधिकारियों का अभी दौरा होने वाला है और यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान जिस प्रकार से टेरर फंडिंग को बंद नहीं कर पाया है, तो हो सकता है उनको इस विजिट में ब्लैकलिस्ट करने का अधिकारियों द्वारा फरमान जारी कर दिया जाए। इस चीज को देखते हुए पाकिस्तान ये चाह रहा है कि एक सिंबॉलिक जेस्चर वो सामने रखे कि हमने आतंकवादियों पे कार्रवाई की है, हमने उनके टेररिस्ट कैंपों को बंद किया है, और इसके द्वारा उनको जो अभी ग्रे लिस्ट में रखा गया है उसी तक सीमित रखा जाए। आप जानते हैं कि पाकिस्तान बालाकोट स्ट्राइक के बाद बॉर्डर पे जो एस्केलेशन हुआ है उसको डी एस्केलेट करने के लिए कई बार भारत से कह चुका है, पर भारत अपनी कार्रवाई पर जुटा हुआ है और जिसके कारण पाकिस्तान को भी एक ठोस कदम उठाना पड़ रहा है। वह उठा रहा हो ना उठा रहा हो, कम से कम उसको दिखाना पड़ रहा है कि हम ठोस कदम उठा रहे हैं और बॉर्डर पे डी एस्केलेशन भारत के द्वारा किया जाए। बहरहाल सामने से यह दिखाई दे रहा है कि POK में कई टेरर कैंप बंद किए गए हैं और उसका सीधा सीधा असर घुसपैठ पर भी पड़ा है। आपको 2-3 दिन पहले खबरों में मैंने यह जरूर बताया था कि ब्रह्मोस को सुखोई में लगाने का प्रयास अब चालू कर दिया गया है, जिसमें कि 60 सुखोई एयरक्राफ्ट में Su-30 एयरक्राफ्ट में इन ब्रह्मोस को इंस्टॉल किया जाएगा। और यह ब्रह्मोस जब Su-30 MKI में लगेंगे तो यह सबसे भारी मिसाइल होने वाली है Su-30 MKI एयरक्राफ्ट के लिए, क्योंकि 2.5 टन का ऐसा कोई भी मिसाइल नहीं है जो अभी तक इनमें इंस्टॉल किया गया हो। तो अब इस प्रोसीजर को फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। इसकी डेडलाइन जो पहले रखी गई थी वो दिसंबर 2020 रखी गई थी, पर इसको अब फास्ट ट्रैक कर दिया गया है और इससे पहले पहले इसको खत्म करने की संभावना है। आप जानते हैं कि 2016 के बाद
भारत ने सुखोई में इस प्रकार के मिसाइलों को लगाने की प्रोसेस स्टार्ट की थी और तब ये धीरे धीरे चल रहा था और 2017 में इसने जोर पकड़ा। पर बालाकोट स्ट्राइक के बाद भारत को यह महसूस होने लगा कि उनको इस प्रकार की मिसाइलों की बहुत सख्त आवश्यकता है जो कि 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार कर सके और सटीक वार कर सके और इस प्रकार की क्रूज मिसाइल हो जिसका कोई भी मुकाबला न हो। तो अब इस चीज को फास्ट ट्रैक कर दिया गया है और हम 1 से 1.5 साल के भीतर 40 एयरक्राफ्टों को तैयार होता हुआ देखेंगे जिसमें कि ब्रह्मोस के एयर वर्जन का इस्तेमाल हो रहा होगा। इसके लिए HAL और ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड दोनों ही कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं क्योंकि HAL को Su-30 MKI को इस प्रकार से मॉडिफाई करना है कि वो मिसाइल को कैरी कर सके और ब्रह्मोस कंपनी जो इस प्रकार की मिसाइल बनाती है उनको इन मिसाइलों को इन एयरक्राफ्टों में इंस्टॉल करना है। दोस्तों 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं और बोनस खबर हमारी जापान की तरफ से आ रही है। आप जानते हैं कि F-35 उनका अप्रैल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसका की खोजबीन उन्होंने 2 महीने तक किया और अब उसके बाद उसकी खोजबीन बंद कर दी है जिसमें कि कोई भी ठोस परिणाम सामने निकलकर नहीं आए कि यह एयरक्राफ्ट क्यों क्रैश हुआ था। पर अब इसके लिए एक ऑफिशियल रिपोर्ट जारी कर दी गई है जापान की तरफ से। उनका कहना है कि एयरक्राफ्ट में कोई गड़बड़ी नहीं थी, यह पायलट की गड़बड़ी थी कि वो एयरक्राफ्ट उड़ाते समय बेसुध हो गया होगा, उसको यह ज्ञान नहीं हो पाया होगा कि वो अभी किस जगह पर है। और इस प्रकार की चीजें कई पायलटों के साथ हो जाती हैं और एक्सपीरियंस पायलट के साथ हो जाती हैं, पर यह पायलट F-35 उड़ाने का केवल और केवल 60 घंटों का ही एक्सपीरियंस रखता था। तो हो सकता है कि इस प्रकार की घटना हुई हो, 25 मिनट उड़ाने के बाद वह बेसुध हो गया हो, उसको यह ज्ञान ना हो पाया हो कि वह कहां पर है और किस प्रकार से एयरक्राफ्ट को मेंटेन रखना है और उसको अपनी स्थिति के बारे में भी ठीक से ज्ञान ना हुआ हो जिसके कारण वह इस एयरक्राफ्ट को क्रैश कर दिया हो। तो कुल मिला के F-35 का नाम खराब ना हो इसलिए सारा ठीकरा पायलट पे फोड़ दिया गया है जापान के द्वारा और लॉकहीड मार्टिन ये कभी नहीं होने देगा कि F-35 में कोई गड़बड़ी थी, वो इस तरह की कोई भी चीज सामने नहीं लाने देगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।